ओ भाई साहब, गांव में दरवाजे बंद क्या हुए, न जाने कितनों के कितने पैसे बच गए। वो कैसे? देवी जी बताइए इनको कैसे। बीमारी हुई कम जब दरवाजे बंद हुए, दवाइयों के खर्चे तब से कम हुए, सभी परिवारों के हजारों रुपए बच गए, जिंदगी भी बची और पैसे भी। समझ गए भैया? हाँ ये है। दरवाजा बंद रखेगा हर कोई हर रोज हमेशा, दरवाजा बंद रखेगा हर कोई हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और उसकी देख रेख हर कोई हर रोज हमेशा। नाज़रीन आदाब, हालात हाज़रा का आज का शुमारा लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे जिस्मानी तौर नाखैज़ अफराद के बारे में और उनके लिए जो सहूलियात बहाम रखी है सरकार ने और जो होना चाहिए इस सेक्टर में, इस पे बात होगी। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन अफराद जिनको आज तक डिसेबल्ड पर्सनस कहते थे और जिनको हम स्पेशली एबल्ड लोग कहते हैं, उनको एक रहम की नज़र से देखते थे, उन पे तरस खाते थे या पिटी जिसको कहते हैं उन पे करते थे, जो बहरहाल एक अजीब चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग जो है उनका एक शय अगर उनकी कमज़ोर है, एक चीज़ अगर उनकी कमज़ोर है या ना है या नाखेज़ है उस सेक्टर में, उस एबिलिटी में, मगर कोई और एबिलिटी है और इनको हम इंक्लूसिव अप्रोच के तहत माशरे में शाना बशाना खड़ा करना चाहते हैं। और चाहिए कि जो लोग इस मामले में ज़रूरत के हकदार हैं, जिनको चाहिए, उनको एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है और उनको अपनी जो पोजीशन है, एक स्पेशल पोजीशन जो है, उनको वो देने की ज़रूरत है। आज इस मौजू पे बात करने के लिए जो पैनल हमारे पास यहाँ मौजूद है, जिनको हमने मदऊ किया है, मैं उनका तारुफ कराया देता हूँ। जनाब इकबाल लोन साहब जो कमिश्नर हैं डिसेबिलिटीज़ के, कमिश्नरेट जो है उसके कमिश्नर हैं यहाँ पर, और उनके साथ तशरीफ़ रखे हैं मीर बशीर अहमद साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं CRC यानी कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमिना के। आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले इकबाल लोन साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कमिश्नरेट जो है इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और ये कब मुआरज़े वजूद में आया? देखिए, अगर आप कानून देखेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर का अपना कानून था, वो पहले 1998 में बना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एक्ट। ठीक, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एक्ट कहते थे। उसमें एक फुल फ्लेज्ड कमिश्नरेट की बात हुई थी। जैसे बाकी रियासतों में कमिश्नरेट अलग एक इंडिपेंडेंट कमिश्नरेट होता है, वहाँ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, वैसे ही 2016 में ये कमिश्नरेट यहाँ वजूद में आया। ठीक, जबकि कानून जो हमारा है वो 1998 में बना है, 2003 में उसके रूल्स आए। तो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही कमिश्नरेट, जितना भी डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देखता था। 2016 में जब ये डिपार्टमेंट बना, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस कानून को, जो एक कंप्रहेंसिव कानून है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एक्ट, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करके और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग एंड इवॉल्वेशन। ठीक, जितने भी इश्यूज और कंसर्न्स हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उनको देखने के लिए ये कमिश्नरेट बना है। फिर 2016 में चूँकि जब ये यहाँ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में बना, अगर आप देखेंगे 2016 में ही पूरे कंट्री में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एक्ट को छोड़ के राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जैसे आपने पहले स्टार्ट किया कि आज हम स्पेशली एबल्ड लोग कहते हैं, बट फ्रेजोलॉजी में न जाते हुए इनको हम सिंपली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। ठीक, पुराना मॉडल था चैरिटेबल मॉडल जिसकी आपने बात की, उसके बाद सोशल मॉडल या मेडिकल मॉडल, वो सब ख़त्म हुआ जब राइट्स रिजीम बनी। ठीक, अक्रॉस ग्लोब अगर आप देखोगे यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन है ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, वहाँ से लेके आज के कानून जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सारे राइट्स के और एंटाइटलमेंट्स की बात कर रहे हैं। यानी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं इनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है और इक्वल राइट्स। और ये चैरिटेबल नहीं है, ना ये मेडिकल मॉडल है, ना ये सोशल मॉडल, ये राइट्स बेस्ड हैं। हर एक उस बंदे को हक है वैसे ही रहना, वैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना
اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی، جیسے ایک عام جو پرسن ود ڈسیبلٹی نہیں ہے، جو نارمل انسان ہے جس کو کہتے ہیں نارمل، یا آپ یہ کہیں جو پرسن وداؤٹ disabilities. ہم That's a much دو better ہی expression, yes. سمپل دو، اس کو فریزالوجی میں یہ سب چیزوں میں الجھے نہیں، بلکہ آپ کہیں گے پرسن ود ڈسیبلٹی اور پرسن وداؤٹ ڈسیبلٹی، سمپل۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ 2016 میں انٹائر کنٹری میں رائٹس فار پرسنز ود ڈسیبلٹی 2016 قانون آیا، جے گورنمنٹ میں ابھی ریسنٹلی گورنر ڈسپنسیشن میں یہی قانون جو رائٹس ود پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ ہیں 2018، وہی ہم آج امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہی اسی کے تحت آپ کا کمشنر اس میں جتنے بھی ایشوز کنسرن ایجوکیشن سیکٹر سے لے کے ایکسیسیبلٹی تک، ریہیبلیٹیشن سے لے کے امپلائیبلٹی تک، جتنے بھی اس میں فریم ورکس ہیں، جتنے بھی ایشوز کنسرنس ہیں، اس سارے چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ کمشنریٹ بنا ہوا۔ ٹھیک ہے، میر بشیر احمد صاحب، آپ چونکہ CRC کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہیں جو یہاں بیمینا میں ہے، آپ کا مینڈیٹ کیا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کون سی ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر CRC سری نگر جو ہے یہ 2000 ایئر میں یہاں پر اسٹیبلش ہوا ہے۔ جب CRC سری نگر جو اسٹیبلش ہوا، یہ منسٹری آف سوشل جسٹس امپاورمنٹ کے انڈر یہاں پر اسٹیبلش ہوا، تو یہ بھی ریہیبلیٹیشن آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ہی یہاں پر اسٹیبلش ہوا ہے۔ تو 2001 میں جب یہ اسٹیبلش ہوا تو ہمارے پاس جموں کشمیر میں مین پاور بالکل بھی نہیں تھا، ہیومن ریسورس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایکٹ بنا تھا، لیکن اس ایکٹ کو کون امپلیمنٹ کرے؟ اس کے لیے جو سروسز دینی ہے وہ سروس پرووائڈرز ہم کہاں سے لائیں؟ اس کے لیے پروفیشنل کہاں سے لائیں؟ ہمارے پاس یہاں پر کچھ تھے نہیں، کچھ ایک دو تھے، اس میں ڈپلوما کر کے تھے۔ تو جب CRC سری نگر جب اسٹیبلش ہوا تو وہاں پر ہم نے سٹارٹ کیے ہیں کورسز۔ اس میں کچھ ڈگری کورسز کیے، کچھ PG پروگرامز کیے، کچھ ڈپلوما کیے۔ پہلے سٹارٹنگ میں تو ہم نے کچھ ڈپلوما کورسز کیے اسٹارٹ، اس میں سے جیسے ہمارا ایک کورس تھا ڈپلوما ان ریہیبلیٹیشن تھراپی، تو وہ جو ان کا 1-2 سال کا پروگرام تھا وہ تیار ہو کے ان کو یوٹیلائز کیا SSA سرو شکشا ابھیان سے، ایجوکیشن سے، اور بھی باقی ڈپارٹمنٹس نے، یا NGOs کے پاس بھی وہ چلے گئے۔ تو وہ ان کا پھر یوٹیلائزیشن ہو گیا، ان کا یوز کر کے ان کے لیے جو سروسز مارکیٹ میں اویلیبل رہی انسٹیٹیوشنز میں، اسکولز میں، جیسے ان کے لیے کوئی اسپیشل ایجوکیشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ دھیرے دھیرے سٹارٹ ہو گیا۔ پھر آگے ہم کو نیڈ لگی اس کی، جیسے B.Ed ان اسپیشل ایجوکیشن تھا یہاں پر ضرورت، جموں کشمیر میں کہیں پر بھی B.Ed ان اسپیشل ایجوکیشن نہیں ہوتا تھا، تو ہم نے بیمنا CRC بیمنا میں ہم نے B.Ed ان اسپیشل ایجوکیشن سٹارٹ کیا۔ تو وہ وہی B.Ed کر کے جو اسپیشل ایجوکیشن جو ان کو کل پڑھا سکیں، ان کا مینٹل ریٹارڈڈ ہو، ویژولی امپیئرمنٹ ہو، یا اور کوئی ڈسیبلڈ ہو، ہاں، ان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کو اپوائنٹ کر کے آج ان کے پاس بھی ہمارا یعنی مختصراً اگر ہم یہ کہیں آپ ایک ہیومن ریسورس ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے جو یہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو آپ پڑھائیں، اور ان کو ان کی سکلز یا ان کا جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ اپنے ہاتھ میں وہ ان پروفیشنل سے ہو، پروفیشنلز کریں وہ کام۔ جی، سب سے اہم مسئلہ جو اقبال صاحب ہیں، جب ہم کسی بھی پرابلم کو ٹیکل کرتے ہیں ہم اس کا دیکھتے ہیں اس کا میگنیچیوڈ کتنا ہے۔ آپ کے پاس سرویز ہیں ڈسیبلڈ لوگوں کے، پرسنز ود ڈسیبلٹیز، بیس لائن سروے کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کشمیر میں جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اکراس کنٹری کو دیکھیں گے، جی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ریفرنس ہے وہ 2011 سینسس ہے، اس کے حساب سے جموں اینڈ کشمیر نہیں بلکہ جموں اینڈ کشمیر پورے اسٹیٹ میں ہمارے پاس 3,60,000 پلس لوگ ہیں، 3,60,000 کے آس پاس لوگ ہیں جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں۔ اگر آپ پرانا قانون دیکھیں، ایکول اپرچونٹیز ایکٹ، جو سینٹر میں بھی تھا پہلے، جو اسٹیٹ میں بھی تھا، ہمارا 1998 تھا، وہاں 1995 تھا، اس ایکٹ کے مادھیم سے ہم 7 ڈسپلنز آف ڈسیبلٹیز کو ریکگنائز کرتے تھے۔ ٹھیک، اور اگر آپ آج دیکھو گے کیونکہ یہ جو سیکٹر ہیں اسپیشلائزڈ سیکٹر ہیں، ایوالو ہو رہا ہے، اب ہم ریکگنائز کر رہے ہیں 21 ڈسپلنز آف ڈسیبلٹیز، یہ یہاں بھی ہے، سینٹر میں بھی ہے، اب ہمارے یہاں ہیں، اب 2018 سے 2000 قسم کی ڈسیبلٹیز جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ریکگنائز کر رہا ہے بائی ورچو آف RPWD ایکٹ۔ ٹھیک، سو اس کے حساب سے کوئی سروے آج تک پورے ہندوستان میں نہیں ہوئی، مگر J&K گورنمنٹ میں ہم نے پہلی دفعہ، J&K گورنمنٹ ایک ہی گورنمنٹ ہے جس نے 21 ڈسپلن آف ڈسیبلٹیز کو 6 مہینے پہلے رول آؤٹ کیا، بیس لائن سروے اوپن اینڈڈ۔ آنگن واڑی ICDS ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے،
थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर, वहाँ से उनको क्वेश्चन दे के वो डेटा ला रहे हैं। करीब 2 लाख लोग अभी तक रजिस्टर, करीब 2 लाख लोग रजिस्टर हो गए। 3,60,000 में से 2 लाख लोग रजिस्टर है आपके पास? हाँ, 2 लाख लोग रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन अभी फॉर्म्स आ रहे हैं। ठीक है। देखिए अभी जैसे हीमोफीलिया की बात करेंगे, इससे पहले हम स्टेट गवर्नमेंट या कानून रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था डिसेबिलिटी को, हीमोफीलिया को एज डिसेबिलिटी। अब जब वो डिसेबिलिटी है, अब हम उनका भी डेटा गैदर कर रहे हैं, वो कितने लोग हैं। अभी जब आपके पास 21 कैटेगरीज हैं, तो जो कैटेगरीज तो ये जो फिगर है ये बढ़ जाएगा। ठीक है। 3,60,000 से ज़्यादा। अभी आप देखेंगे कि हमने जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, जिसका CMO साहब हेड होता है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं, अगर आप देखोगे 1,60,000 के करीब हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं J&K गवर्नमेंट ने। सर्टिफिकेट्स पे अलग से मैं बात करूंगा, वो बहुत ज़रूरी है। मैं अब सब आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो आपका CRC है, रिहेबिलिटेशन का क्या काम कर रहे हैं आप, एजुकेशन के अलावा जो काम है आपका? हमारे यहाँ सर 5-6 डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक। हम लोग प्रिवेंशन में भी काम करते हैं कि उसको डिसेबल आगे ना बने कोई। तो फिजियोथेरेपी का हमारे यहाँ एक फुल फ्लेज अच्छा डिपार्टमेंट है, जो कि फिजियोथेरेपी वहाँ पर, और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। उसके अलावा एक स्पीच एंड हियरिंग का एक डिपार्टमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट। ये आपका रिहेबिलिटेशन का काम है। मार्केट में जो रिहेबिलिटेशन के ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स हैं जो पता नहीं मतलब वो रिकॉग्नाइज हैं क्या, वो जो काम कर रहे हैं फिजियोथेरेपी का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, क्या आपको ये मैंडेट है कि आप उन पर नज़र रखें? सर उनका सबका ये एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलती है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। ठीक है। जो भी हमारे यहाँ से पास करके निकलेगा उसको तो वो ज़रूर होता है उसके साथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेट। जिसके पास वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगी, वो मार्केट में कहीं भी काम नहीं कर सकता है। मैं इकबाल साहब, आप मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। प्लीज़ बताइए। ये जो बशीर साहब ने बात की, एक ही जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक ही इंस्टीट्यूशन है अक्रॉस कंट्री, चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टेट्स में नहीं होती, वो एक ही इंस्टीट्यूट में होती। वैसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जितने भी प्रोफेशनल्स जो फिजियोथेरेपी में बैचलर्स या रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनकी एक रजिस्ट्रेशन होती है जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, और उन्हीं के कोर्सेज जैसे उन्होंने कहा वो एक्रेडिटेड प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, एग्जैक्टली। से फॉर एग्जांपल अभी स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम हमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स कम से कम 300-400 लोग चाहिए। लेकिन जब रिसेंटली ये केस हुआ था राजू रास्टोरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हम पार्टी है, तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स कितने हैं। बिल्कुल 80-90 लोग होंगे, 400 की डिमांड है। तो ये सारे लोग जो हैं वो एक्रेडिट होने चाहिए, उनको उनकी सर्टिफिकेशन जो होनी चाहिए वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी बात छेड़ी कि जितने भी यहाँ फॉर्मल इनफॉर्मल ये सारे वेंचर्स हैं, सेंटर्स, इनको कैसे नहीं, मैं बताऊंगा कि जो हमारा नया कानून है इसके हिसाब से कहीं पे भी जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन हाउस हो, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल केयर कहते हैं, उनको बाज़ाब्ता तो रजिस्ट्रेशन करनी है बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट। उनके कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उस इंस्टीट्यूशन के। ह्यूमन रिसोर्स कितना होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट्स रेशो कितना होना चाहिए। ये अल्ट्रा स्पेशलाइज्ड फील्ड है, हाँ, बैरियर फ्री होना चाहिए उनका इंस्टीट्यूशन। अच्छा, फिर जैसे हम आज एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या वो इन 21 डिसिप्लिन ऑफ डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल है? ठीक, सो काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जैसे आप कहोगे कि इनकी रिहेबिलिटेशन किसी सेंटर पे होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। कानून बाज़ाब्ता है जहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन होती है इन सारे सेंटर्स की। अगर वहाँ पे इन हाउस बच्चे होंगे जिसे हम इंस्टीट्यूशनल केयर कहते हैं, या रिहेबिलिटेशन का जहाँ कहीं भी कोई। कश्मीर में कितने आपको लगे हैं ऐसे इंस्टीट्यूशनल केयर वाले सेंटर्स हैं जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर डिसेबल्ड लोगों का काम हो? हाँ, अगर आप, हमारे पास भी काफ़ी लोग रजिस्टर हैं जी, कम से कम J&K के सारे स्टेट में, लेह को लेके, जम्मू कश्मीर और लेह को लेके कोई 40-50 के आसपास हो गए जो रजिस्टर्ड हैं जी। उनके अलावा इनफॉर्मली काफ़ी इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर नहीं है जी, बट उनको बाज़ाब्ता तौर लाइसेंस मुहैया होती है हमारे कमिश्नरेट से, उनको अप्लाई करना होता है, जिनके 2 नोडल ऑफिसर्स डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू और श्रीनगर के पास वो एप्लीकेशन बाय थ्रू डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर भेजें, वो स्टैंडर्ड्स, वो एलिजिबिलिटीज़ फुलफिल करके उनको वो सर्टिफिकेट मिलती है, वो कोई इशू नहीं। फिर वो रिवैलिडेट होता है वेदर वो कंप्लायंस कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। अमूल ताज़ा का ये है जहां, इसमें है विटामिन्स ए
are free, no need to buy. Hai easy to pour, है pure and fresh, सब मांगे more. हमेशा fresh, अमूल ताजा हमेशा fresh. बाय एंड लार्ज आपको लग रहा है कि वो काम इत्मीनान बख्श हो रहा है? कुछ जो सेंटर्स मेरी नज़र में भी श्रीनगर में है, हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग फैज़याब होते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं वहाँ पर, ख़ासतौर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं. काम चल रहा है. क्या आपको लग रहा है कि NGO सेक्टर में जो काम इस सिलसिले में हो रहा है वो इत्मीनान बख्श है? देखिए, मैं ये कहूँगा, मेरी ज़ाती राय होगी कि ये जो सेक्टर है हाईली स्पेशलाइज्ड, ठीक है, इवॉल्व हो रहा है जी. ऐसा नहीं है. कंप्रहेंसिवली गवर्नमेंट काफ़ी कोशिशें कर रहा है, चाहे वो पेंशन हो, एजुकेशन हो, इनका रिहेबिलिटेशन हो, हर एक चीज़ में गवर्नमेंट की ये राय. देखिए, जब तक सिविल सोसाइटी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कहें, कलेक्टिवली हम सारे लोग मिल के इस सेक्टर को कंट्रीब्यूट करेंगे, इन आइसोलेशन में नहीं देखेंगे. देखिए, आज की बात जब हम बात कर रहे थे तो अभी भी सोशल मीडिया पे बात आ रही है, स्पेशली हम रिकॉग्नाइज नहीं करते. ना यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है स्पेशली एबल्ड, दे आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक. and somebody who is not with disability is person without disability. That's it. There is no other phraseology. Now what the problem is, हमें कुछ लोगों को, जैसे अभी प्रोग्राम से पहले हम काफ़ी चीज़ों पे बात कर रहे थे, तो या तो वो अवेयरनेस नहीं है, या ये सब्जेक्ट वही चैरिटेबल मॉडल था, सोशल मेडिकल मॉडल था, जो आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आज इनके राइट्स और इंटाइटलमेंट्स हैं. ठीक है. इनको वो अवेल कैसे करना चाहिए, वो इनकी और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रही बात NGOs की, देखिए, अगर मैं कहूँगा, हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया जम्मू में और श्रीनगर में एक्सेसिबिलिटी पे. काफ़ी अच्छी NGOs हैं जो काम कर रहे हैं इस सेक्टर पे, चाहे वो रिहेबिलिटेशन का काम हो, चाहे वो अवेयरनेस बिल्डिंग का काम हो, सेंसिटाइजेशन का काम हो. काफ़ी बट ज़रूरत है क्रेडिबल, अच्छे ऑर्गेनाइज, अच्छे लोगों के, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, ताकि वो आपका हाथ बटा सके. जी बशीर साहब, जानना ये चाहूँगा कि ये जो CRC का काम है, आपको क्या लग रहा है कि ये आप जो स्पेशलिटीज़ तैयार कर रहे हैं, उनमें क्या ऐसे लोग आ रहे हैं जो दिल से ये काम करना चाहते हैं, जिनका न सिर्फ ये हाथ इंगेज कर रहा है ये काम, या उनके जॉब्स के लिए ये काम है, बल्कि वो एक फील है उनमें, या वो दिल से इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? हमें तो लगा जो हमारे यहाँ ये डिग्री, डिप्लोमा, PG करते हैं, 70% तो पहले आते हैं कि हमें यही काम करना है, इसी फील्ड में जाना है, इसमें हमें लोगों का काम करना है, खिदमत करनी है. जैसे आपने भी NGOs का बोला था, बहुत सारे NGOs कोशिश करते हैं कि हम काम करें, बहुत सारे कर रहे हैं कोशिश कि अब जितना उनसे हो सकता है उतना. ऐसे ही हमारे इस प्रोफेशनल में भी है, लोग शौक से भी आते हैं, जो फिर 30%, 15% एज प्रोफेशन आते हैं, वो भी फिर 4 साल में जब तक उनका वो ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, उनका भी फिर वो हो ही जाता है कि उसी में वो पूरे के पूरे उसमें अपना शौक बना लेते हैं. इकबाल साहब, एक्सेसिबिलिटी के मामला जो हैं बहुत ही गंभीर हैं हमारी सोसाइटी में. जैसे जहाँ पर भी बिल्डिंग्स बने या स्कूल में इनका एडमिशन हो, हम समझ रहे हैं कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एक्सेसिबिलिटी के इशू हैं. तो आप कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि आपका कमिश्नरेट चूँकि स्पेशलाइज्ड है, फोकस्ड है इस काम के लिए, एक मैंडेट लेके है, तो आप कैसे मुमकिन बना पा रहे हैं कि ये एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ ना रहें? देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें समझनी पड़ेगी. एक तो ये है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट केस एक चल रहा है, राजू राठौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें स्टेट, हम भी एक पार्टी है, और उसका नोडल ऑफिसर J&K स्टेट के लिए मैं उनके सारे काम, डिपार्टमेंट्स की लेजानिंग, उनकी कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन सारा मैं देख रहा हूँ. और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है जिसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कहते हैं. ठीक, उसके हिसाब से 2014 के आसपास एक गाइडलाइन सेटअप हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस कहते हैं, हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस. और वो गाइडलाइंस और ये फ्लैगशिप स्कीम को लेके 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ चूज़ हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे वो श्रीनगर सिटी हो या जम्मू की सिटी हो. इसके लिए एलोकेशन किया है कुछ 150 बिल्डिंग्स के करीब, ठीक, जितनी भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर इनका आना जाना रहता है, जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा हो, और जहाँ पे इनका लाजमी ज़रूरी, जैसे सोशल वेलफेयर ऑफिस है, वहाँ तो जाना ही है पेंशन के लिए, बाकी कामों के लिए, हेल्थ केयर, DC ऑफिस है, ड्यूकाम ऑफिस है. अगर आप रिसेंटली देखेंगे ड्यूकाम ऑफिस में अब रैंप और रीलिंग दोनों हो गई हैं, इसी स्कीम के फ़ायदे से हुई है. हमने क्या किया
کہ پچھلے 1.5 سال سے اگر آپ دیکھو گے ایکسیسیبلٹی میں دونوں سٹیز کو لے کے یہ 150 بلڈنگز، اس میں قریب 70 سے زیادہ بلڈنگز کا DPR تیار ہوا، سبمٹ ہوا، وہ ایلوکیشن R&B کو ہم نے پیسہ دیا، اور 60-70 کروڑ سے زیادہ پیسہ ہم نے لا کے ان کو دیا ہے. یہ ساری بلڈنگ جو پرانی ہے. نمبر آپ 1 انشور کر رہے ہیں کہ ان بلڈنگز میں آپ کے جو چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے وہ رہیں، ایکسیسیبلٹی کے ایشوز نہ رہیں. ہاں، جیسے ریمپ ہے، جیسے لفٹس ہیں، باقی ٹیکٹائل پاتھس ہیں، باقی جتنے بھی ایکسیسیبلٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ان کو ویل ٹیک کیئر آف دیٹ تھرو دس اسکیم کالڈ ایکسیسیبل انڈیا کیمپین. دونوں سٹیز میں پہلی دفعہ پچھلے 1.5 سال سے قریب 100 کروڑ کے قریب پیسہ آ رہا ہے یہ پرانی بلڈنگز. اور رہی بات 2018 کے بعد ایسی کوئی بلڈنگ نہیں ہے. SMC کو کلیئر ڈائریکشنز ہیں، ڈپارٹمنٹس کو، گورنمنٹ کو کلیئر ڈائریکشنز ہیں. کوئی ایسی پبلک بلڈنگ نہیں بنے گی جو ایکسیبل نہیں ہوگی. اگر آپ آج کی بلڈنگ دیکھیں، ہم نے ریسنٹلی ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ان نے کچھ نئے کالجز بنانے ان کے ساتھ جب بات ہوگی تو وہ سارے جتنے بھی کالجز اب نئے بنیں گے وہ سارے 100% کمپلائنس کریں گے وتھ ہارمونائز گائیڈ لائنز. یعنی یہ آپ اس کو آپ سپروائز کر رہے ہیں یا ہر ایک ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں؟ آپ جب ایکسیبلٹی کی بات ہے، جیسے آپ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، چونکہ پرانی بسز ہمارے پاس تھی اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس، ان بسوں میں ریٹرو فٹنگ پاسبل نہیں تھا. ٹھیک، جو وہ نئے بسز اگر آپ دیکھو گے کہ 1 سال پہلے 2 کروڑ روپے اسٹیٹ گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ایلوکیٹ کیا تھا، چاہے وہ پبلک کچھ ٹرانسپورٹ کے جو ایکسیسیبلٹی اوور آل کو لے کے، ہاں، اپارٹ فرام فلیگ شپ اسکیم جو ہمارا اپنا اسٹیٹ گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن. تو ٹرانسپورٹ کو لے کے آپ دیکھو گے اگلے 5-6 مہینے میں کم سے کم ہمارا 10% جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ایکسیسیبلٹی میں کمپلائنس کرے گا. ناٹ وتھ ریفرنس ٹو راجو راٹھوری کیس، بٹ ایک کمٹمنٹ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی کہ 10% جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو ایکسیبل بنائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 جو بلڈنگس ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ نے کچھ اپنا بھی الوکیشن کیا ہے. ایک سروے ہوئی ہے دونوں جگہوں پہ، یہ 200-250 بلڈنگس کون سی امپورٹنٹ بلڈنگس ہے جس میں اسٹیٹ گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور جو یہ فلیگ شپ اسکیم ہے اس سے ہم پیسہ لا رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے. یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، کیونکہ اکثر جو شکایت کا سامنا ہے وہ یہی ہے کہ ایکسیسیبل ہم نہیں بنا پائے. بشیر صاحب، جب ہم امپاورمنٹ کی بات کریں گے، ان کو با اختیار بنانے کی بات کریں گے جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، تو آپ کو کیا تیاری لگ رہا ہے ہونی چاہیے آپ کے انسٹیٹیوشن سے یا اوور آل سوسائٹی میں؟ پہلے تو لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی، آفیسرس میں اویئرنیس نہیں تھی. ہم لوگ پرپوزل بھیجتے تھے، ہم لوگ ان کو وہ پاس ہوتے تھے، اپروو ہوتے تھے، اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا تھا. ہم لوگ اسٹیٹ کے ساتھ اس کے لیے پرسیو کرتے تھے. جیسے ہمارے کچھ یہ ڈسٹرکٹ ڈسیبلٹی ریہیبلیٹیشن سینٹرز اپروو ہو گئے تھے، تو ہم لوگ ان کو لکھتے تھے، وہاں سے رپلائی بھی نہیں آتا تھا. اس کے بعد جو اسکیم ہم لوگ تو اپروو کرواتے تھے، پھر اسٹیٹ سے وہ امپلیمنٹ ہوتا نہیں تھا. آج ہمیں کچھ خاص لگ رہا ہے آج کے دور میں. جیسے آج ڈسٹرکٹ ڈسیبلٹی ریہیبلیٹیشن سینٹر ایک ہمارا کپوارہ میں 2006 میں اپروو ہوا ہے. ہم نے ان کو فرسٹ انسٹالمنٹ بھی دے دیا کہ وہاں ریکروٹمنٹ کرو، باقی چیزیں کرو اور اسٹیبلشمنٹ کرو. اس کے بعد وہ آج تک چلتا ہے اور آج بڑا انسٹیٹیوشن بن گیا ہوتا ہے. آج تک اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. آج اس ویک میں وہاں کے نئے ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں، وہ آج وہاں سے ہی ہمیں پرسیو کرتے ہیں کہ ایک تو آپ اس کو کنٹینیو کر دیجئے، اور اس میں آپ ہمیں بولیے کہ ہماری طرف سے کتنا بجٹ لگتا ہے وہ بھی ہم دیں گے، لینڈ دیں گے، باقی چیز، لیکن کسی طرح سے یہ اسٹیبلشمنٹ اس کی ہو. جی، جیسے DDRCs کی، کیونکہ اوور لک میں کر رہا ہوں کچھ چیزیں، جیسے بشیر صاحب نے کہا کہ وہاں یہ نہیں ہوا کپوارہ میں. اوور آل جو DDRCs ہیں یہ ڈس فنکشنل ہے. یہ ڈس فنکشنل ہے. 1998 نہیں بلکہ 2003 سے جب بھی یہ اسکیم جب سے یہ اسٹارٹ ہوئی ہے تب سے، اگر آپ پھر دیکھتے اس میں تھوڑا رینیومریشن کا مسئلہ تھا، پیسہ لیٹ آتا تھا، باقی چیزیں. مگر اگر آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھو گے، پچھلے 1 سال سے میں فالو اپ کر رہا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو ڈیف لوگ ہیں، جو بہرے لوگ ہیں اور ان کو کوکلیئر، یہ بڑا امپورٹنٹ، طارق صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ مدعا ہے. DDRCs یہ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ مستفید ہونا چاہتے ہیں میں اس پہ بھی بات کروں گا، بٹ DDRCs اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہاں، تو DDRCs میں اگر آپ دیکھو گے پچھلے سال بھی، اس سال بھی فالو اپ، پچھلے 1.5 سال سے میں ان کے پیچھے پڑا ہوں کہ بھائی صاحب اگر آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے، کیونکہ اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ DC صاحب ہوتا ہے. کم کمپلائنس ہیں
बशीर साहब ने जैसे किया, हमारे डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर कीन था कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर दीनदयाल उपाध्याय स्कीम से होके ये अगर रोल आउट होते, हमारी जो बर्डन होती वो कम होती। और ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डिस्ट्रिक्ट में DDRC का होना। ठीक है, मैं कॉकलर इम्प्लांट की बात करना चाहता हूँ कि ये जो बहुत सारे लोग हैं जो जिनको प्रॉब्लम्स है, डेफनेस है या जो क़ुव्वत समात जो है वो कम है, तो ये जो कॉकलर इम्प्लांट है किस तरीके से आप सुविधा ये दे रहे हैं यहाँ पर? एक ऑनलाइन स्कीम है एडिप स्कीम, उसमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप देखोगे कि पिछले 6 साल से, अगर आप थोड़ा रिव्यू करेंगे पिछले 6 साल से कितने केस हुए और पिछले 1.5 साल से, आपको ये हैरानगी लगी, लेकिन मेरे पास डेटा मौजूद है जो मैंने एडिप वालों से मांगा है। हमने जितने भी केस प्रोसेस किए, हमने 35 केस प्रोसेस किए J&K गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो कॉकलर इम्प्लांट है 6 साल से कम उम्र के बच्चे को हम लगा के उसकी डफ एंड डम्स होती है वो ख़त्म होके वो सुन पाता है और बात कर पाता है। काफ़ी बच्चों में इम्प्रूवमेंट है। और अगर आप देखोगे आउट ऑफ दीज केसेस हमने पहली दफ़ा ये पहली स्टेट होगी जहाँ पे हमने 8 केसेस को इमीडिएटली अप्रूव करवाया है। ठीक है, इससे पहले किसी स्टेट में नहीं। और ये जो वॉल्यूम है एप्लीकेशंस का 8 लाख रुपए मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 लाख रुपए इसमें लगते हैं। और हमने 8 अप्रूव करवाए और बाकी 12 अप्रूवल के लिए रेडी है और होता जा रहा है। आप देखिए, ठीक है, मैं आपकी इसमें आऊँगा। बशीर साहब, जो CRC का काम है, जो आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह का काम हुआ करता था जितना मुझे याद है, उसके सिलसिले में क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर जो हालात ख़राब हैं उस वजह से कुछ डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं हालात की वजह से। जी, हमारे यहाँ तो सर CRC में लिम्स सेंटर है, आर्टिफिशियल लिम्स। जी, तो बाकी जगह भी बरज़ला में भी है, लेकिन हमारे यहाँ भी है। अगर किसी को कहीं पर नहीं मिलता है, हमारे यहाँ भी हम लोग उसको दे देते हैं। और उसके अलावा हम लोग, मतलब आपने कॉकलियर बोला तो उन्होंने उसका बोला कि 8 लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हमने 8 करवा दिए। तो वो तो इनका ही उसमें बहुत इनका परस्यू रहा है कि कैसे हो क्या हो, हमने भी किया तो हो गया। और उसके बिना जो हेयरिंग एड है, पहले हम लोग यहाँ पर हेयरिंग एड देते थे, वो उसका क्वालिटी उतना नहीं था। अभी हमने एक सोफिस्टिकेटेड छोटा सा एक हेयरिंग एड जो कान के पीछे रहता है इंट्रोड्यूस कर दिया। वो भी हमने लास्ट ईयर तो बहुत सारे हमने यहाँ पर। हमारे पास टाइम कम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इंटरप्ट करूँगा। ये जो प्रोस्थेटिक एड है, पिछले साल मैंने गवर्नर साहब की इंटरवेंशन पे 450 लोगों को फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंटायर जम्मू कश्मीर प्रोस्थेटिक एड प्रोवाइड किया। इन एडिशन टू योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में एक बड़ा फ़ायदेमंद जो अंसर है वो ये है कि लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आते हैं। 74% जो है PDP BJP हुकूमत के दौरान लोग 74% लोग ज़्यादा इसमें शामिल हुए इस लिस्ट में जो डिसेबिलिटीज़ के हकदार करार पाए। तो क्या ये डिसेबिलिटीज़ हैं ये जो सर्टिफिकेट्स, क्योंकि टाइम कम है? हाँ, अगर आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात देखेंगे कि हमारी भी मुश्किलात ये होती है कि कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आता है कि जबकि उसका रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं है। जी, फ्लड की वजह से कहीं जगहों पे ये डिफ़िकल्टी है। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने से हमने कम्प्लीटली बंद किए हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाला, जब से इस चेयर पे मैं हूँ। अगर आप देखेंगे कि पैन इंडिया कैंपेन एक चल रही है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेके, UDID आज स्पेशल कार्ड्स बनते हैं और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलती है। ये जो नाजरीन, ये जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनके बहुत सारे मसाइल हैं। और ये जो कमिश्नरेट है और या जो CRC है बहुत काम कर रहे हैं, इसके साथ NGO सेक्टर में भी इसमें बहुत काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस पे मज़ीद बात हो, हर स्कीम के अलग अलग जो अनासिर हैं या जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे अलग से डिस्कशन हो, तो उससे ये जो फ़ायदा है इन लोगों का, जो तकरीबन 3,60,000 लोग इकबाल लोन साहब ने तज़किरा किया यहाँ पर है, और ज़्यादा इसमें रजिस्टर हो रहे हैं, और हालात की वजह से भी जो ऐसे लोग हैं इनकी तादाद बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि उनको ये फैज़ पहुँचे, वो मुस्तफ़ीद हो जाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तशरीफ़ लाए, और आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।